प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे आलो अवधारी बीबी हालदार जी की रचना, जबकि 5 पूर्व भागों में हमने उसके जीवन के संघर्षों को देखा। किस तरह उसके जीवन में संघर्ष का प्रवेश हो चुका था, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता से वो अपनी जीवन की गाड़ी को समय समय धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। देखिए, ईश्वर कहीं कहीं समस्या देता है तो उसका समाधान भी देता है। क्योंकि उसके घर टूट गए थे, नए घर की तलाश कर रही थी, लेकिन जहाँ पे काम कर रही थी तातूस उसे अपने घर पे ठिकाना दे दिए थे और उसे बड़े लड़के को लेकर चिंता हो रही थी। लेकिन फिर भी एक दिन टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने बात कराया और उसके लिए समझिए कि डूबते हुए को तिनका सहारा उसके जीवन के लिए सहारा बन गए थे। पेज नंबर 37 से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तातूस की बातें सुनकर वो उसे तातूस कहती है, चूँकि वो मालिक ने कहा था कि मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं, तुम भी मेरी बेटी के समान हो और तुम भी मुझे तातूस कह के बुला सकती हो। मैं सोचती हूँ इस तरह तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे समझाया नहीं था। जिस तरह देखिए, कई लोग होते हैं समाज में कि जो पराये होकर भी अपने हो जाते हैं और कुछ लोग अपने होकर भी पराये हो जाते हैं। माँ ने मुझे नहीं समझाया था। लगता है कि पिछले जन्म में सचमुच में ही मेरे पिता थे। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे संबंध हो जाते हैं, लगता है कि नहीं, आज नहीं कई जन्मों का संबंध होता है। कहते हैं कि मुझे अच्छे बुरे की चिंता, इतनी चिंता क्यों करते हैं। थोड़ी देर बाद तातूस ने कहा था कि तुम्हें पढ़ने लिखने का जो काम दिया है वह करते रहो, तुम वही काम करते रहो। तुम्हें जितना समय यहाँ वहाँ काम में लगाओगी उतना समय तुम पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन तुम्हारे ये सब काम आएगा। देखिए, पढ़ाई लिखाई कहीं बेकार नहीं जाती है, क्योंकि तमाम वैज्ञानिक लोगों ने भी बताया कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, बस रूपांतरण होता है। E = mc², जैसे फार्मूले हैं कि बताते हैं कि ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है, बस उसका रूपांतरण होता है। एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा और भी तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर ये देखो, सोचो, तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते हैं लिखती जाओ, लिखना बंद न करो। देखिए, उन्हीं की प्रेरणा थी कि आज आप देख रहे हैं कि एक नौकरानी होते हुए भी एक लेखिका बनी है। और आप देखें कि सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक में भी उनकी रचना जगह पाई है, तो कम उपलब्धि नहीं है। पूरी जीवन बीत जाती है, कोई लाइन नहीं लिख पाते, कोई रचना अपना नहीं दूसरों का ही लिखा लो, लिखाते पढ़ाते समझते बूझते हैं, न अपना एक फार्मूला लिख पाते हैं, न अपना एक कोई नियम बना पाते हैं, न अपना एक पंक्ति लिख पाते हैं, पूरी ताउम्र बीत जाती है। लेकिन क्या कम उपलब्धि थी बेबी हालदार के लिए कि अपना था उनके लिए, अपनी चीज़ें थी। कभी कभी जीवन में ऐसा ही वाकया हो जाता है। झारखंड के कवि हैं नीलोत्पल मृणाल, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद से, फिर और वो चले गए थे मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो चूंकि उस संघर्षों में चूंकि सीसैट और तमाम नियम नए कायदे आए हुए थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो कुछ कविताएं लिखने लगे और एक रचना उन्होंने लिखा था ब्लैक हॉर्स। बहुत ही चर्चित रचना रही, जिनके लिए 2016 का उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और उस साल वो पीसीएस की यूपी पीसीएस के एग्जाम में बैठे हुए थे और व्यक्ति परीक्षार्थी और खुद उस पर प्रश्न पूछा जाए तो कितनी गौरव की बात है। तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि 2016 के लिए किस लेखक को, किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो नीलोत्पल जी कहते हैं वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय है, ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि खुद वो परीक्षार्थी थे और खुद उनके ऊपर ये प्रश्न पूछे गए। कम महानता नहीं होती है, कितनी चीज़ें बीत जाती, कितना त्याग होता है, तब व्यक्ति जाके कुछ चीज़ें पाता है, वो भी ऐसी उपलब्धियां पाती है। तो कम बात नहीं थी कि एक नौकरानी थी और लेखिका के रूप में विकसित हो रही थी उनका जीवन। कहती कुछ दिन बाद तातूस ने बोला, तुम अपने लड़के को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, मुझे उसका काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही इसी तरह दूसरे के घर पे काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ ठीक नहीं, यह ठीक नहीं है। तातूस ने कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए, शिक्षक थे तातूस, और शिक्षक हमेशा एक कैंडल की तरह होता है जो स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित जरूर करता है। मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी एक बच्चे की जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी, तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उस दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातूस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह
जहाँ पे उसे काम करते रहने के साथ पढ़ने लिखने का भी अवसर मिल सके। लेकिन ऐसा घर मुश्किल से मुश्किल था, क्योंकि हर व्यक्ति कोई नौकर रखेंगे तो किसके लिए, क्यों, काम कराने के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नौकर को कह दे कि तुम काम कम करो, खूब किताब लेके पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। कहते मेरे पास मेरे 3 बच्चे थे, मैं लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती थी हम लोगों को खिला पहना तो वही रहे हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातू समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वो मुझे अपने सामने ही खाना खाने को कहने लगे। तातू समझ गए थे कि कहीं ये कंजूसी न कर दे। 2-4 जगहों पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है, भोजन है। तो वो सोच रहे थे कहीं ये पेट जो है किस को लेकर समझौता तो नहीं कर रही है। कभी कभी स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते थे और उसी समय खा लेने को कहते थे। उन लोगों का स्नेह ऐसे देखकर कभी कभी मैं सोचने लगती थी कितना सुख अभी कहाँ था। मेरे इतने घरों में काम किया, लेकिन इस घर में ऐसे लोग होंगे मैंने कभी देखा नहीं था। इसके पहले जहाँ भी मैं काम कर रही थी मुझे तय जो राशि थी वो महीना मिलता था, और वहाँ यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। तापूस कहते थे बेबी मैं यह समझ कर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ कि महीना दे रहा हूँ, तुम कभी मत सोचना, मैं तुम्हें इस हिसाब से देता हूँ कि तुम बस समझो मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। ये मत समझना कि तुम नौकरानी हो और तुम्हें पारिश्रमिक दे रहा हूँ। ये समझना कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को पॉकेट मनी देता है, जेब खर्च देता है, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। देखिए आत्मीयता है, आत्मीयता की भावना कितनी विकसित है वो उनको दिखाई दे रहा है। मेरा जेब खर्च थोड़ा बढ़ गया था। तातूस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी अब रहने लगे थे। तो ये तातूस के 3 लड़के थे, लड़कियां थी नहीं। बेबी हालदार को लड़के मानते थे। 2 लड़के भी अब उनके साथ रह रहे थे। अर्जुन दा के 2 बंधु भी बहुत अच्छे थे, वो भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों को बुलाकर वे बातें करते थे, कहीं भेदभाव नहीं करते थे कि मेरे घर पे नौकरानी है, नौकरानी के बच्चे हैं, इनसे मैं बात न करूं, बुलाकर बात करते थे। उनमें से एक का नाम सुखदीप था, याद रखेंगे, अर्जुन था, और एक का नाम सुखदीप था और दूसरे का नाम रमण था। अर्जुन था मुझसे वे ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, और क्यों नहीं लगते। उन्होंने चाय पानी खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे खाते थे, क्योंकि अर्जुन दा ऐसी चीज़ों की दरकार होने पे कुछ नहीं, जो सबसे छोटे लड़के थे संकोची। देखिए व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है। स्वभाव 100 वर्ष रहता है, दशा 10 वर्ष और चाल 40 वर्ष। किसी व्यक्ति की उदंडता वाली चाल है तो 40 साल तक वैसा ही रहेगा, जब तक जिम्मेदारियों के थप्पड़ उसे मार मार के ठीक न कर दे व्यक्ति की चाल नहीं सुधरेगी। चाहे कोई भी कहीं भी चला जाए वो चाल नहीं बदल सकती है। और 10 वर्ष, लेकिन जब वो चाल स्वभाव बन जाती है तो 100 वर्ष, होल लाइफ, पूरे जीवन में अगर व्यक्ति उदंड है, बहिर्मुखी है, अच्छा स्वभाव का नहीं है, तो वो उसका स्वभाव नहीं बदल सकता है। वो 100 वर्ष तक ही वैसा ही स्वभाव होगा, स्वभाव 100 वर्ष तक रहता है। तो कहते हैं उनका स्वभाव अंतर्मुखी था, इसलिए वह किसी से कहते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। मैं बिस्तर में लेटा रहता था, मैं स्वयं ही पास जाकर पूछती थी अर्जुन दा कुछ ला दूँ, चाय पानी कुछ खाने को। वह सिर्फ सिर हिलाकर अगर ज़रूरत होती थी तो हाँ कहते थे, अगर नहीं ज़रूरत होती थी तो ना कह देते थे। उनके 2 बंधु नहीं थे, वह मुझे जैसा मानते थे मैं भी उन्हें अपना समझती थी। वह उन दोनों में सुखदीप दा कम बातचीत करने वाले थे, वो मुझसे शर्माता था, जबकि रमण दा दूसरी तरह के थे, वो घर को बिल्कुल ही अपना समझ कर रहता था। वो मुझसे काफ़ी सिखाता भी था। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा, चूँकि अब परिवेश था, अलग था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए कुछ चीज़ें बनाना नहीं आता था। किसको? बेबी हालदार को, लेकिन रमण सिखाया हुआ था। वो मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बात करता, वो कहता था देखो अभी छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पे नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, क्योंकि पढ़ना में एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एकाग्रता का गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए।
और बच्चे का मन एक बार भटक गया तो जीवन पर्यंत फिर भटका हुआ ही नजर आता है। इसलिए सावधान कर रहे थे कि देखो बच्चों का ही है, थोड़ा बचपना होना चाहिए, खेल कूद उछल कूद होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उन्हें पढ़ाई पे भी फोकस करना होता है, उन्हें पढ़ाई के बारे में भी सोचना होता है। रमणदा पहले सोचता था कि मेरी कोई लड़की नहीं, तीनों बच्चे लड़के हैं, मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का हो रहा था। मैं कभी कभी लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी, वो कभी कभी लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। चूंकि दो बालक थे, बालिका थी, लेकिन वो भी लड़के के वेशभूषा में रहता था तो समझते थे कि तीनों लड़के हैं। लेकिन जब लड़कियों के कपड़े पहनने लगी थी तब रमाड़ा भूल से उस दिन दूर हुई जब मेरी लड़की को एक गुड़िया खेलते हुए देखा। उसने तातू से पूछा, बेबी ये लड़का है या लड़की? बेबी का या लड़का है कि लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातूस बोले, क्यों तुम्हें मालूम नहीं, ये तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने हंसकर कहा, तो तभी तो मैं समझ बैठा कि ये लड़का ही है। रमणदा और सुखदा के आने के बाद ही घर में थोड़ी हलचल बढ़ गई थी। देखिए परिवार के सदस्य होते हैं और घर एक मंदिर होता है, इसलिए विचारक ने कहा था थाल पूजा के लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। देखिए अगर वो घर मंदिर बन जाता है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे से काफ़ी जुड़े होते हैं, अब वो घर युद्ध स्थल बन जाता है, गृह युद्ध के कारण बनते हैं जहाँ में एक दूसरे के सदस्यों से एक दूसरे का प्रेम नहीं होता है। तो कितनी अच्छी बात थी, घर में हलचल बढ़ गई थी, सभी लोग मौजूद थे, सभी लोग उससे अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं कि दोनों को यानी लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों को काम पे जाना शुरू कर दिया था। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास आ गया था, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहाँ साहब लोगों ने पढ़ने का भरोसा दिलाया था। कुछ अच्छे हैं दुनिया में, अच्छे लोग न होते तो दुनिया इतनी अच्छी न होती। कुछ लोग नौकर जैसा व्यवहार रखते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे जो है भरोसा दिया था कि इसे काम के साथ मैं पढ़ने का भी अवसर दूंगा। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते थे, क्योंकि अब वह बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। एक नौकरानी का लड़का अगर पढ़ लिख रहा है तो कहीं न कहीं नौकरानी के लिए कम उपलब्धि नहीं थी। अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते थे। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम भी आ सकती हो, वहाँ बच्चे खेलेंगे और तुम्हारा भी घर में एक जगह रह रह के संकुचित भावना आएगी, इसलिए तुम्हारा भी मन बहलेगा। उनकी बात मानकर मैं रोज शाम को बच्चों के साथ जाने लगी। पार्क में बहुत सारी बंगाली औरतें आती थी, वे उन्हें घर के बच्चों को घुमाने आती थी जहाँ वो काम करती थी। बहुत सारी बंगाली औरतें थी जहाँ कहीं न कहीं घरों पे काम करती थी, वो भी बच्चों को घुमाने आती थी। उनमें से कहीं मुझे देखकर पास आती, कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम अकेली रहती, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहते, वो तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते हैं, बंगाली भी होते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, और मौका न मिलता तो मेरे बच्चे को बुलाकर बात करते हैं। यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातचीत नहीं करती हूँ, न ही अपने बारे में कुछ बताती हूँ, क्योंकि बात करने के पीछे उनका क्या आशय है, क्या मतलब है, मैं भली बात समझ जाती हूँ। तातुस ने भी मुझसे कह रखा, जब मैं कभी बाहर घूमने जाऊँ तो अनजान लोगों को थोड़ी सावधान रहूँ, ज़्यादा बातें न करूँ। तातुस ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती हूँ और देखती हूँ कि लोग बातों बातों में ऐसी बातें पूछने लगते हैं जिनके जवाब देने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती। पूर्व की जगहों पे जहाँ रह रहे थे बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति की फितरत होती है, व्यक्ति की आदत होती है कि व्यक्ति अपने से अधिक दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जबकि सबसे गलत है। हर व्यक्ति को निजित्व का अधिकार है, हर व्यक्ति को प्राइवेसी निजित्व का अधिकार है, निजता उसकी बनी रहती है, लेकिन ऐसा आदमी अपने दुखों से उतना परेशान नहीं होता है जितना कि वह दूसरों के सुखों से परेशान होता है। कहते हैं सब देखकर अब मेरी बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन बच्चों की खातिर मुझे जाना होता है, क्योंकि बच्चे जाना चाहते हैं इसलिए मुझे जाना होता है। एक दिन पार्क में एक लड़की को एक बच्चे के साथ देखा। मैं पिछले कुछ दिनों से उन्हें देख रही थी, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता था,
था। वो बच्ची लेकर आती थी और बच्ची के साथ खेल खिलाकर चली जाती थी। वो पार्क में आती थी, कुछ एक लड़के देखकर उसे आपस में हंसी मजाक करते थे। वो किसी की ओर देखती नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उसी बच्ची से वो बांग्ला में बात करती थी, जिसे मुझे देखकर लगता था कि वो बंगाली हो सकती थी। उसकी उम्र जो थी वो 20 से 22 वर्ष की थी। साफ मालूम होता था उसका ब्याह नहीं हुआ है और उसे देखकर मुझे अधिक माया होती है। मैं सोचती हूँ इतनी बड़ी लड़की को काम करने के लिए क्यों इतनी दूर जाना पड़ता है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा, तुम बंगाली हो? उसने कहा हाँ। फिर नाम पूछने पे उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से मेरा उसके साथ, चूंकि परिवेश से गई था, दोस्ती विचारों की होती है। जो परिस्थिति से लेखिका गुजर रही थी, बिल्कुल उसी परिस्थिति से वह नौकरानी भी गुजर रही थी। उसने अपना नाम सुनीति बताया और दोनों का मेल जोल हो चुका था। तो इस प्रकार इस भाग में आपने देखा कि किस तरह उसका जीवन बदल रहा था, उसके जीवन में किस तरह विसंगतियाँ दूर हो रही थी। बड़ा लड़का उससे दूर था, लेकिन वह उसके पास आ रहा था, पास आ गया था। उसे पढ़ने का भी अवसर तातुस ने दिला दिया था। तातुस उसे बहुत समझाते थे, घर में रहने के साथ उसे कहीं उलझन न हो जाए। उसकी इस उलझन को दूर करने के लिए उन्होंने पार्क में जाने का सुझाव दिया, लेकिन पार्क में भी लोगों की तमाम वही आदतें थी जो उसे पहले पूर्वाग्रह थी, पहले जो उसके साथ थी। लेकिन एक लड़की जो मिलती है काफ़ी शांत होती है, जिसे देखकर तमाम बच्चे हंसी मजाक करते हैं। जैसे लेखिका के साथ जुड़ना चाहते हैं, वैसे उसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। तब उसने एक दिन लेखिका उसको बैठा लेती है और उसके बारे में पूछती है। उसने अपना नाम सुनिधि बताया है, दोनों का मेल जोल हो जाता है। लेकिन आगे की गतिविधियों के लिए हम नेक्स्ट भाग वीडियो में पुनः अध्ययन को जारी रखेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सबका धन्यवाद।